आप लोगों को कल के सेशन में आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को इथिक्स समझा दिया था कि इथिक्स क्या होता है। GS4 जो है उसका पूरा शीर्षक है इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो शब्द है इसका हिंदी रूपांतरण है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा। पहले ये समझा जाए कि सत्यनिष्ठा होता क्या है, और जो सत्यनिष्ठा है वो किसी भी सेवा के लिए, चाहे आप IAS अधिकारी के रूप में इस देश को सेवा करें या आगे जाकर के इस देश को बड़े नेता के रूप में आप मिलें और आपको समाज सेवा करने का मौका मिले, किसी भी रूप में अगर आप इस समाज में स्थापित होते हैं तो जब भी आप इस देश में स्थापित होंगे, समाज में स्थापित होंगे, तो सत्यनिष्ठा कितना महत्वपूर्ण है इसको भी आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले हम लोग समझेंगे सत्यनिष्ठा है क्या, उसकी उपयोगिता समझेंगे, और उसको अगर जीवन में उपयोग कर लिया जाए तो फिर उसका परिणाम क्या निकलता है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सत्यनिष्ठा क्या है, शांति से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सत्यनिष्ठा को समझने के लिए पहले मैं क्या करता हूं कि एक ऐसे त्रिभुज बनाता हूं। आप त्रिभुज का देख रहे होंगे खास एक प्रॉपर्टी कि एक जो इसका भुजा है वो दूसरे भुजा के सहारे खड़ा है। हर एक पॉइंट पर देखो तो दो भुजा है जो एक दूसरे के सहारे खड़ा है, दो भुजा है जो एक दूसरे के सहारे खड़ा है। ये आपको खास यहां पर दिखाई देता होगा। ठीक है, तो यहां पर जो तीन बिंदु बना है वो तीन बिंदु है क्या, तो जरा सा देखना है। तीन बिंदु को मैं डिनोट करता हूं। पहला बिंदु यहां पर विचार, तीसरा वचन और चौथा कर्म। कहने का मतलब कि थाउट जो आप सोचते हैं, है ना, थाउट। वचन मतलब जो आप बोलते हैं, स्पीच। और कर्म मतलब आपके द्वारा किया गया फंक्शन या वर्क, है ना, वर्क या क्या फंक्शन आपके द्वारा जो किया गया है। इन तीनों में क्या होना चाहिए, एक रूपता होना चाहिए। एक रूपता का मतलब क्या होता है, जरा सा समझिएगा। एक रूपता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि मस्तिष्क में जैसा सोचो वैसा ही बोलो, और जैसा बोलो वैसा ही करो। अगर आप सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपके अंदर में सत्यनिष्ठा की कमी है। सत्यनिष्ठ युक्त व्यक्ति उसको कहते हैं जो व्यक्ति के इन तीनों में, मतलब सोचने में, बोलने में और कर्म करने में कोई अंतर नहीं होता हो। मतलब मस्तिष्क में जो चल रहा है वही जमा पे और जो जुआ पे वही काम में, तो उसको क्या कहेंगे, सत्यनिष्ठ युक्त व्यक्ति। समझ रहे हैं, इसी चीज की कमी है और हम इसको आगे व्याख्या करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने जो बनाया है वो क्या है, वो है कि विचार, वचन और कर्म में एक रूपता होना चाहिए। समझ रहे हैं, और दूसरी बिंदु ये है कि इसको कहा जाता है ईमानदारी का व्यापक रूप। यानी जो आपका ईमानदारी एक शब्द है वो ईमानदारी का व्यापक, व्यापक मतलब क्या, बड़ा। ईमानदारी का व्यापक रूप क्या होता है, सत्यनिष्ठा होता है। इन सभी को जोड़ करके एक डेफिनेशन तैयार करेंगे। ठीक है, तो ईमानदारी का व्यापक रूप सत्यनिष्ठा है। कैसे, जनरली क्या होता है कि ईमानदारी जो शब्द है इसको आर्थिक गतिविधियों में यूज किया जाता है। जैसे बाय द वे मान लो कि कोई व्यक्ति आपके जिला में IAS बन करके आ गया और वो व्यक्ति बढ़िया लेता हो तो मतलब समझ रहे हो ना, बिना लिए कोई काम नहीं करता हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो है वो आर्थिक मामले में नहीं, नियम के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति को हम बेईमान कहेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से नीति नियमों के अनुसार काम करता हो तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ईमानदार कहेंगे। ईमानदारी का परिभाषा क्या है, जो भी नियम कानून बनाया गया है किसी भी संस्था के द्वारा, उसके अंदर रहते हुए आर्थिक गतिविधियों में हेरफेर नहीं करना, उसको हम क्या कहेंगे, ईमानदारी कहेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति जीवन के हर मामले में, हर मामले कहने का मतलब चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे वो परिवार का मामला हो, चाहे वो जिम्मेदारी का मामला हो, चाहे हर मामला हो,
व्यक्ति जब हर मामले में गलत नहीं करता हो, व्यक्ति हर मामले में नियमों कानून के तहत चलता हो, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति सत्यनिष्ठ युक्त व्यक्ति है। इसका मतलब ये जो है, इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ किसमें किया जाता है? आर्थिक गतिविधियों में, और इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रत्येक गतिविधियों में। इसका मतलब क्या है कि इससे बड़ा रूप इसका है। तो ईमानदारी से बड़ा व्यापक रूप जो होता है वो सत्य निष्ठा का होता है। जैसे एक वाक्य से आपको मैं बताऊं तो आपको ज्यादा ये बात क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको हम ऐसे कहना चाह रहे हैं। सो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ए नाम का एक लड़का है, ठीक है, ए नाम का एक क्या है? लड़का। लड़का मतलब भाई। भाई कहने का मतलब कि इसके 4-5 बहनें हैं। कहने का मतलब जैसे हम मान लेते हैं क्या कि एक्स वाई जेड, नहीं कहीं डब्ल्यू, मान लो कि इसके 4 बहनें हैं और ए जो है वो चारों बहनों का भाई है। समझ रहे हैं? अब ए को मान लो कि ए की जो है वो शादी होने वाली है। जरा सा एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि जो ए है उसकी शादी होने वाली है। अब ए जो है वो घर में अकेला पड़ गया है। अकेला पड़ गया है तो अपने बहनों को शादी के फंक्शन में शामिल होने के लिए वो लाने के लिए नहीं पहुंच पा रहा है सभी के पास, क्योंकि यहां भी वो बिजी है, सारा काम खुद देख रहा है। सिचुएशन को समझिएगा, ये अकेले है घर में, इसलिए सारी जिम्मेदारियां इसी के ऊपर है, और बहन को लाने के लिए, जाने के लिए इसके पास समय नहीं है। तो ये जो ए है वो क्या करता है? अपने सभी बहनों को कॉल करता है और कहता है कि बहन तुम हमारे घर आ जाओ, शादी में अपने घर आ जाओ, जो भी आने जाने का किराया भाड़ा होगा वो मैं दे दूंगा। समझ रहे? तो भाई ने खुद नियम बनाया, यानी भाई के द्वारा एक नियम बनाया गया कि जो भी बहन खुद से पहुंच जाएगी उसको आने जाने का फेयर यानी गाड़ी का भाड़ा जो है वो भाई के द्वारा दे दिया जाएगा। समझ रहे? तो अब ये बहनों का ये हक है कि बहन चाहे जैसे भी पहुंचे, है ना, ये पहुंचने के बाद इससे ये किराया तो ले सकता है, क्योंकि किराया देने का ये पहले वचन दे चुका है। समझ रहे हैं? जरा सा देखिएगा, वचन दे चुका है कि हम किराया देंगे। अब ये बहन जो है वो किसी तरीके से यहां पहुंच जाती है, और पहुंचने का तरीका क्या है कि ये जो जेड वाई और एक्स, ये जो 3 बहनें हैं, वो तीनों की तीनों बहन पर्सनल गाड़ी रिजर्व करके इसके घर में आ जाती है। तो पर्सनल गाड़ी रिजर्व करके आती हैं, तो जितना भी पैसा आने के खर्चे हुए वो इस भाई के द्वारा तीनों को क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। और ये तीनों बहन उस पैसे को भी ले भी लेते हैं। तो क्या इस बहन को आप बेईमान कहोगे? नहीं, बल्कि हम ईमानदार कहेंगे। ईमानदार क्यों कहेंगे? ईमानदार इसलिए कहेंगे क्योंकि जो इसने नियम बनाया उस नियम के तहत ही ये पैसा तीनों लिए है। तो नियम के तहत अगर लिया है तो ईमानदार है। लेकिन डब्ल्यू के साथ थोड़ा सा केस अलग है। देखिएगा क्या, डब्ल्यू का एक मान लो कोई दोस्त है जिसका नाम देता है क्या? डी, और उस दोस्त का भी मायका मान लो इसी गांव में था, किसी दूसरे घर में। तो ये डी अपनी गाड़ी रिजर्व करके इसके मतलब अपने गांव में आ रही थी, और वही गांव में इनका भी मायका है। तो डी जो है वो डब्ल्यू को कहती है कि अलग से गाड़ी रिजर्व क्यों करोगी, मैं जा ही रही हूं मायका, तो तुम भी इसी में साथ में बैठ करके चलो। तो डब्ल्यू जो है वो इसी के साथ बैठ करके आ जाती है। तो डब्ल्यू को जब ए किराया देने लगता है, देखिए डब्ल्यू अगर किराया ले लेती तो बेईमान नहीं कहलाती, क्योंकि नियम है कि चाहे जैसे भी आ जाओ, जो भी किराया है वो हम दे देंगे। लेकिन डब्ल्यू को जब पैसा ये ए देने लगता है तो डब्ल्यू पैसा लेने से मना कर देती है। डब्ल्यू कहती है कि नहीं, मैं तो फ्री में आ गई, हमें आने में कोई किराया नहीं लगा, मैं मेरी फ्रेंड कोई आ रही थी, मैं उसी के साथ आ। चाहती तो इस बात को ये छुपा लेती, और छुपा करके क्या करती? अपने भाई से मोटा रकम वसूल कर लेती। लेकिन इसने ईमानदारी, देखो नियम, अगर ये पैसा ले भी लेती तो भी ईमानदारी कहलाता, लेकिन ईमानदारी से एक सीढ़ी ऊपर उठ गई, और ऊपर उठ करके जो इसके दिमाग में चल रहा था, नहीं कि हम दूसरे के गाड़ी से आए हैं, हमारे जेब से पैसा नहीं लगा, उसी बात को इन्होंने क्या किया? बोल भी दिया कि नहीं, हम अपने गाड़ी से लेके नहीं आए हैं, दूसरे के किराया से आए हैं, और वही कर भी दिया, मतलब इन्होंने पैसा लिया भी नहीं। तो ये जो डब्ल्यू है वो डब्ल्यू को क्या कहा जाएगा? सत्यनिष्ठ युक्त महिला कहा जाएगा। समझ रहे हैं? ये क्या होंगी? ये सत्यनिष्ठ युक्त महिला होंगी। मतलब कि जब कोई व्यक्ति नियम कानून से भी ऊपर उठकर, नियमों से ऊपर उठकर के भी जब कोई व्यक्ति ईमानदारी दिखाता हो, नहीं, कहने का भाव समझ रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति नियम कानून के तहत रह करके लेन देन करता हो, हेर फेर करता हो, तब उसको ईमानदार कहेंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति नियम कानून से भी ऊपर उठकर
अपने चरित्र का प्रदर्शन करता हो तो उस व्यक्ति को हम सत्यनिष्ठ युक्त व्यक्ति कहेंगे। जरा सा सोच के देखो कि पैसा ले लेती तो ईमानदार तो कहलाती, लेकिन जीवन भर दिमाग क्या कह रहा होता कि अपने भाई से हमने बेईमानी किया, मतलब जैसा सोचा वैसा ही बोला, अगर नहीं बोलती छुपा लेती तो हमेशा मन में अजीब सा लगता, और वैसा ही उन्होंने कर भी दिया, तो इस महिला को सत्यनिष्ठ युक्त व्यक्ति कहा जाएगा। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? इसके बाद जरा सा एक चीज और समझिएगा कि अगर सत्यनिष्ठा, तो आप समझ गए क्या है? नहीं, नियमों कानूनों से ऊपर उठ करके भी ईमानदारी का प्रदर्शन करना ही क्या है? सत्यनिष्ठा है। अब जरा सा देखिएगा कि सत्यनिष्ठा की उपयोगिता जीवन में क्या है और सत्यनिष्ठा न होने से क्या होता है। 2-4-5 एग्जाम्पल्स में अपनी आपको बात समझाऊंगा, आपको बातें समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मान क्या लीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी नेता को उठा के देख लीजिए, नेताओं का मान सम्मान ज्यादा, अब आप कंपेयर करो, समाज में नेता का ज्यादा प्रतिष्ठा है, जज का ज्यादा प्रतिष्ठा है कि एक शिक्षक का ज्यादा प्रतिष्ठा है, समाज के अंदर में कि एक किसान का ज्यादा प्रतिष्ठा है, किसका ज्यादा प्रतिष्ठा है? अब देखिए क्या है कि नेता लोग क्या है, अब इनके सामने देखिए विचार, वचन और कर, तीनों को एक कर रखिए तो इनमें एक रूपता पाया जाता है क्या इनके जीवन में? ये जब आते हैं तो स्टेज बांध सोचते कुछ है नहीं, और स्टेज बांध करके जब आएंगे तो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो इन व्यक्ति में इन तीनों चीजों में एक रूपता नहीं पाया जाता, इनके अंदर एक रूपता नहीं पाए जाने के कारण समाज से इनके प्रति जो भरोसा है वो भरोसा क्या हो गया? उठ गया। जब इनका प्रति भरोसा उठ गया तो समाज का एक विश्वासी अंग नहीं बन सके, और नहीं बनने के बाद व्यक्ति जो है इनके प्रति घृणा का भाव रखता है, व्यक्ति इनके प्रति निंदा का भाव रखता है, व्यक्ति इनके प्रति अविश्वास का भाव रखता है। समझ रहे हैं? तो ये आपकी बहुत बड़ी, या एक नेताओं के लिए बहुत बड़ा क्षति है कि ये पीछे से जाने के बाद लोग इनको गालियां बकते हैं। क्यों गालियां बकते हैं? क्योंकि एक रूपता नहीं है इसमें। एक रूपता नहीं होने का मतलब इनमें सत्यनिष्ठा की कमी है, और सत्यनिष्ठा की कमी होने की वजह से इनका मान और सम्मान जो है वो दांव पर लग जाती है। दांव पर क्या? नासी हो जाता है, लोग इनको अच्छे दृष्टि से नहीं देखते हैं। लेकिन वही आप जज को देखें तो थोड़ा सा आप पाएंगे क्या कि इनसे ज्यादा प्रतिष्ठा समाज में इनकी रहती है। कारण क्या है कि एक तो इतना ज्यादा ये सोचते नहीं, और सोचते हैं तो बड़ा सोच करके बोलते हैं, और बोलने के बाद सोच के करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा यहां भी हेरफेर होने लगा, तो थोड़ा क्या है कि इनकी प्रतिष्ठा इनसे तो ज्यादा है। अगर आप सोपानिकता में रखें ऊपर से नीचे, तो नहीं, इनकी प्रतिष्ठा थोड़ा ज्यादा क्यों है? क्योंकि इनमें इतना ज्यादा लैक नहीं है, इनके अंदर में तीनों में इतना ज्यादा भिन्नता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। इनके अंदर में थोड़ा आसपास का भिन्नता, हेरफेर यहां भी है लेकिन आसपास का भिन्नता है। आसपास की भिन्नता रहने का मतलब है ना, थोड़ा इनसे ज्यादा समाज में प्रतिष्ठा इनकी है। अब शिक्षक के पास क्या हो, शिक्षक का जो प्रतिष्ठा होता है वो इनसे भी ज्यादा होता है। कारण क्या है कि वो जो सोचते हैं वही आकर क्लास में स्पीच करते हैं, और जो स्पीच करते हैं कि चलो भाई हम कल तुम्हें नोट्स दे देंगे तो दे देंगे, कर्म भी वही कर देते हैं। बोला कि कल हम 8 बजे से आपको पढ़ाएंगे, सोचा मैंने दिमाग में बनाया कि बच्चों को 8 बजे से बुला लेते हैं, जो सोचा वही बोल भी दिया करके, और कल आकर के 8 बजे से पढ़ाना भी शुरू कर दिया। तो स्थिति क्या है कि इनकी तीनों चीजों में एक रूपता पाई जा रही है ना। तो एक रूपता पाई जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, सत्यनिष्ठा यहाँ पर थोड़ा इनके कंपेरिजन में यहाँ पर ज्यादा है, तो समाज में भरोसा और प्रतिष्ठा भी सभी के तुलना में इनका क्या है, ज्यादा है। इसीलिए तो कहा जाता था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब क्या है कि गुरु जो है वो देश का निर्माण करते हैं, और निर्माण क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें सत्यनिष्ठा होती है। अगर सत्यनिष्ठा उनमें नहीं होगा तो जो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, और तो ऐसे लोगों से समाज का निर्माण नहीं हो सकता। और जो लोग इस पर खरे उतरते हैं उन्हीं की प्रतिष्ठा समाज में होगी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो शिक्षक भी सत्यनिष्ठा का नाश मारने में जरा सा भी कमी नहीं छोड़े। जैसे बाय मानो कि आज के डेट में जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है उसके अंदर में क्या है कि थोड़ी मोड़ी छोटी छोटी 1-2 कंटेंट उठा करके अच्छे से दिखा दिया गया, बच्चे देखे, उसके बाद बच्चे अट्रैक्ट हुए, और अट्रैक्ट होने के बाद बच्चा अपना घर दरवाजा खिड़की सब बेच बाच करके और दिल्ली पहुंच गया, कानपुर जैसे शहर में पहुंच गया पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वो देखा कुछ और था, लेकिन जब वहां आया तो पाया गया कि जितने भी उसके साथ वादा किया गया वो सब छलावा था।
तो वही फिर व्यक्ति जो है, वही जो बच्चे हैं, वो उन शिक्षकों के प्रति भी क्या करते हैं, दुर्भाव रखते हैं और गालियां बकना शुरू करते हैं। तो आज के जो शिक्षक हैं, उन्होंने भी समाज में क्या किया है, प्रतिष्ठा खोया है। जो आप वादा करते हैं, अगर उस वादा पे आप खरे नहीं उतर पाएंगे, तो चाहे आप कोई भी रहिए, आपकी प्रतिष्ठा जाएगी ही जाएगी। तो सत्य निष्ठा के आधार पर ही समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो चाहे शिक्षक हो या कोई भी हो, धीरे धीरे लोग प्रतिष्ठा खो रहे हैं। आज के डेट में देख रहे हो कि थोड़ा सा हाईलाइट होने के बाद लोग वो काम करने लगते हैं जो वो नहीं कर सकते। तो आपके कोई काम से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ नहीं, और प्रभावित होने के बाद व्यक्ति उसी काम के वजह से आपके पास आया, लेकिन आप कोई और काम भी अगर शुरू कर दिया और उसमें आप फिट नहीं होते, तो बच्चा तो आपका फेस देख करके आया और वहां पर जब गया तो बच्चा आप खुश हो गए। जब खुश हो गए तो आपकी प्रतिष्ठा जाएगी। इसलिए एक शिक्षक के अंदर हमेशा क्या होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए। सत्यनिष्ठा से अगर खेल होगा तो समाज में प्रतिष्ठा जाती रहेगी। अब किसान पर आइए। किसान देखिए बड़े भोले भाले होते हैं, बहुत सीधे साधे होते हैं। ये पढ़े लिखे आप लोग की तरह नहीं होते, वो IAS अधिकारी जैसे सोच नहीं रखते, लेकिन इतना जरूर है कि वो जैसा सोचते हैं, चाहे वो सोच चाहे कड़वी हो, कुछ भी, जैसा भी, जैसा सोचते हैं और जो दिमाग में आता है वही उनकी जुबान पे भी आ जाता है, वही वो बोलते भी, और जो बोलते हैं वही वो करते भी। आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आप पाएंगे कि इनसे 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 सबसे ज्यादा सत्यनिष्ठा आपको इनमें मिलेगी। गांव में चले जाइए, वहां पे सत्यनिष्ठा आपको ज्यादा मिलेगा। इसीलिए एक किसान के घर में छत पर अगर गेहूं नहीं भी सूख रहा हो और अगर वो कर्ज लेने के लिए जाता है तो लोग उसे कर्ज दे देते हैं कि चलो ये दे देगा, वादा किया है तो दे देगा, अगर फसल नहीं हुआ तो खेत बेच के दे देगा, लेकिन दे देगा। क्योंकि यहां पर ये इतना दुनिया के छल प्रपंच को ये नहीं जानते, इसलिए इनकी प्रतिष्ठा समाज में क्या होती है, ज्यादा होती है। लोग इनके प्रति थोड़ा सा भाव भी अच्छा रखते हैं। आज आप लोगों ने देखा कि कृषि आंदोलन हुआ, कृषि बिल के खिलाफ किसानों ने रोड पर क्या किया, आंदोलन किया। नहीं, किसान जब आए तो उनके प्रति थोड़ा सा नरमी भी था, और ये देश के लोगों का यही कहना था कि भैया ये अन्नदाता लोग हैं, इनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। वो बिल चाहे अच्छा था या बुरा था, वो बात की बात है, बट किसान के प्रति जो दृष्टिकोण है, मैं दृष्टिकोण को देखिए कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसानों के प्रति उनका दृष्टिकोण थोड़ा नरम रहता है। क्यों नरम रहता है? क्योंकि ये नरम डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि ये आपके तरह हमारे तरह जो है ये दीन दुनिया को ठगना नहीं जानते। हम सब ठग हो चुके हैं। ठग होने की वजह से हमारी प्रतिष्ठा क्या हो रही है, जा रही है। यहाँ थोड़ी सी प्रतिष्ठा इसलिए बची हुई है क्योंकि ये इस चीज से क्या है, कटे। तो सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा ये फायदा होता है कि सत्यनिष्ठा प्रतिष्ठा का जनक होता है। इस बात को आप समझ लीजिए।